स्टूडेंट्स, वेलकम इन लेक्चर फिफ्थ बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अपन लेक्चर 4 के अंदर अपन इलेक्ट्रिक फोर्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे कूलम्ब्स लॉ पर, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अपन लेक्चर नंबर 5 में भी अपन न्यूमेरिकल्स ही कर रहे हैं, कंटिन्यू कूलम्ब्स लॉ मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ टू चार्जेस ऑफ 25 microcoulomb and 9 microcoulomb separated by 10 meter, then find the position where the charge of 2 microcoulomb remain in equilibrium में रहे। उसको अपन किस पोजीशन पर रखे, तो मीन्स कहीं ना कहीं अपन को कुछ क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि अपन दो चार्ज ले लें, मीन्स 25 माइक्रोकूलम एंड 9 माइक्रोकूलम मैंने चार्जेस ले लिए, जिनकी बीच की डिस्टेंस अपन को दे रखी है 10 मीटर। अब कोई भी चार्ज तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा जबकि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 रहेगा। तो ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं ना कहीं ये बीच में कभी इक्विलिब्रियम में आ रहा है क्या। तो मैं यहाँ पर कहीं पे इस चार्ज को P पॉइंट कंसिडर करते हुए 2 माइक्रोकूलम का चार्ज इस जगह पर रख देता हूँ। तो जैसे मैं इस जगह पर रखता हूँ तो आपको पता है 25 वाला इस 9 वाले को रिपेल करेगा, इट मीन्स इसका फोर्स इधर की तरफ आएगा FA, और जो 9 वाला है वो इसको इधर रिपेल करेगा, इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, तो ये इधर रिपेल करेगा, तो FB इधर हो जाएगा हमारे पास। मीन्स ये टू फोर्सेस जब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो कहीं ना कहीं नेट फोर्स 0 हो सकता है। तो यही इसकी कंडीशन है कि जो नेट फोर्स यहाँ पर कहीं ना कहीं जरूर 0 हो रहा होगा, तो इक्विलिब्रियम में आ सकता है। तो मैंने उसकी पोजिशन जो X है वो A से कंसिडर कर ली कि वो X पोजिशन पर है, तो B से कितनी पोजिशन पर हो जाएगा, 10 - X पोजिशन पर हो जाएगा। ठीक, और अपन कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि जो इनके ऊपर फोर्स लग रहा है मैग्नीट्यूड वाइज FA और FB का, वो इक्वल एंड अपोजिट है, मींस इक्वल लग रहा होगा, तभी तो वहाँ पर रेस्ट में आ जाएगा। बस अपन ने दोनों की वैल्यूज पुटिंग कर रहे हैं और आंसर सॉल्व कर देंगे। तो K 25 2 अपॉन यहाँ से डिस्टेंस कितनी है X का स्क्वायर, और इधर की तरफ क्या रख देते हैं, इन दोनों के बीच का फोर्स, मीन्स K 9 2 अपॉन 10 - X का होल स्क्वायर। जो FB का फोर्स लग रहा है इसके बीच की डिस्टेंस 10 - X हो गई। बस इसको सॉल्व कर दें। एक तो यहाँ पर माइक्रो में दे रखे थे, बट मैंने यहाँ पर चेंज इसलिए नहीं करा, वैसे ऑलवेज चेंज करना है, न्यूमेरिकल से पहले कर चुके हैं पर लोग, माइक्रोकूलम को इसलिए चेंज नहीं करना है क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 10⁻⁶ लगाता हूँ, यहाँ पर 10⁻⁶ लगाता हूँ, तो इधर भी 10⁻⁶ लगाऊँ, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जब भी कभी इक्वल्स के क्वेश्चन होते हैं तो आपको यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती है। ठीक, K से K कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास 25 अपॉन X स्क्वायर, और इधर 9/10 - X का होल स्क्वायर रिमेनिंग रह गया। आई एम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो अगर स्क्वायर रूट्स लेता हूँ तो इधर कितना रह जाएगा, 5/X 3/10 - X, और इसको अपन और सॉल्व आउट करते हैं तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाइड होकर इधर 50 - 5X इक्वल्स टू 3X आ जाएगा। इसको अपन और सॉल्व आउट करते हैं तो इस इधर की तरफ आ जाएगा 8X, इधर आ जाएगा 50, मीन्स X इक्वल्स टू 50/4 मीन्स 50/8 मीन्स 25/4, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.25 मीटर। ठीक, तो इससे अपन को ये पता लगा कि ये 25 मीटर के 6.25 मीटर किससे रहेगा, 25 मीटर से रहेगा, और किसके नियर रहेगा, तो अगर अपन 9 से बोले तो 9 के नियर रहेगा। तो इससे कहीं ना कहीं रीजनिंग क्वेश्चन ये भी आया कि जब भी हमारे को कहीं पर न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा तो जो मिनिमम को चार्ज का होगा वो उसकी तरफ ऑब्टेन होगा। सपोज करो कि अगर आप लोग मेरे ऊपर फोर्स, इस बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो और मैं फोर्स लगा रहा हूँ और आपका फोर्स थोड़ा वीक है, तो ये कहाँ पर रेस्ट में आएगा, आपकी तरफ ही आएगा ना। तो इसमें भी अगर देखें तो 25 वाला चार्ज स्ट्रांग है और 9 माइक्रोकूलम वाला वीक है, तो ये किधर की तरफ ऑब्टेन हुआ, इससे 6.25 मीटर की दूरी पर। तो 9 वाले से कितने पर ऑब्टेन हुआ, ये
केवल अगर मैं 9 से बात करूं कि ये किससे ऑब्टेन हुआ है, फ्रॉम ए, तो फ्रॉम बी से कितना ऑब्टेन होता, फ्रॉम बी से बात करें तो वो डिस्टेंस कितनी हो जाती अपने पास, 3.75 मीटर, ये डिस्टेंस हो जाती ना अपने पास। इट मीन्स इट इज क्लोज, 9 वाले की क्लोज में होता। आई थिंक नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा अपन लोग, ठीक है ना, रब कर रहा हूँ क्वेश्चन को अब। ठीक, इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट देख रहे हैं थोड़ा सा चेंज करके कि सपोज करो अपन को वैल्यूज दे रखी होती, सब कुछ सेम था, सिर्फ अपन को जो वैल्यूज चेंज करी गई उसको -25 कर दिया गया, बाकी सब कुछ सेम, वही माइनस है। ठीक है, अब एक माइनस दे रखा था तो ये तय था कि अब तो बीच में न्यूट्रल पॉइंट नहीं आ सकता, बीच की डिस्टेंस जरूर 10 दे रखी है। क्वेश्चन इज सेम एज बिफोर। अब मेरे को बताएं कौन सा, पहले तो अपन देखें बीच में कभी न्यूट्रल पॉइंट आ सकता है क्या, न्यूट्रल पॉइंट बोलें या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलें, बात बराबर ही है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम रखता हूँ तो ये नेगेटिव वाला तो उसको अट्रैक्ट करने लग जाएगा ना, इधर फोर्स लगाएगा, और 9 वाला इधर फोर्स लगाएगा, तो इट मीन्स कि यहाँ पर तो दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे, तो इट मीन्स इसको बीच में नहीं रखा जा सकता 2 माइक्रोकूलम चार्ज को। तो फिर कहाँ पर रखें, तो जरा अपन अगर इसको आउटसाइड में रख दूँ इस जगह पर, और आउटसाइड में कहीं पे भी रखूँ, देखो अगर मैं यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम रखता हूँ तो जो ये नेगेटिव वाला चार्ज वाला है वो इसको अट्रैक्ट करेगा, मीन्स एफ ए इधर की तरफ लगेगा, है ना। अगर पी को यहाँ पर रखता हूँ और 9 वाला इसको क्या करेगा, रिपेल, मीन्स इस तरफ एफ बी लगेगा फोर्स, फिर अपोजिट आ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट या इक्विलिब्रियम में रह सकता है ये वाला, क्योंकि 2 नेट फोर्स अपोजिट लग गए। पर वो तो यहाँ पर भी लग सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इस जगह पर रख दूँ तो -25 वाला उसको अट्रैक्ट करेगा और 9 वाला उसको रिपेल करेगा। पर ऑलवेज अपन को वहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट निकालना है जो वीकर वन की तरफ हो, कम वाले की तरफ हो। अब आपको मैं इससे पहले लेक्चर में समझा चुका हूँ और उससे पहले भी समझा चुका हूँ कि 25 वीकर है, -25 वीकर है कि 9 वाला वीकर है। तो आपको पता है स्ट्रॉन्गर है -25, क्योंकि ये अगर अपन नॉर्मल केमिस्ट्री की बात करें तो कहीं ना कहीं इसकी जो लेने की कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स खींचने की या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स खींचने की वो -25 है, पर इसको डोनेट करने की इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को इमर्स करने की कैपेसिटी सिर्फ 9 है, तो इट इज़ वीकर। तो ये वाला वीकर है, तो अपन को वीकर की तरफ लेना है। वीकर बाकी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट लेंगे तो वो बहुत फार अवे आएगा, इस वजह से अपन उसको कंसिडर नहीं करते, अपन हमेशा स्ट्रॉन्गर वीकर वन की तरफ ही लेते हैं। तो मैंने इसको इस तरफ ले लिया। कंसिडर वापिस वही का वही होगा, मीन्स एफ ए का जो मैग्नीट्यूड हो और एफ बी का मैग्नीट्यूड हो वो दोनों के दोनों इक्वल होंगे तो आंसर आ जाएगा। इट मीन्स वापिस से वही फॉर्मूला लगा दूं, पर कहीं ना कहीं सॉल्व करने से पहले मेरे को कुछ पोजीशन डिसाइड करनी होगी, तो मैं 9 से इसकी कंडीशन ले ली कि एक्स डिस्टेंस पर है, तो 25 से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 + x, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। वापिस से वही फॉर्मूला लगा रहे हैं कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होगा, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल एंड अपोजिट, तो वो मैंने इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मैग्नीट्यूड वाइज ले रखा है, वरना तो नेगेटिव है किसी एक पर। वैल्यू रख दी अपन ने के 25 टू, बिल्कुल जैसे पहले सॉल्व किया था। अब ए के लिए कंसिडर कर रहा हूँ तो यहाँ से डिस्टेंस हो गई 10 + x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के 9। अब इनके बीच में ले रहा हूँ तो 9 2 और डिस्टेंस हो गई x का स्क्वायर। सॉल्व करता हूँ तो कहीं ना कहीं वापिस से वही आ जाएगा मेरे पास 25 10 + x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9/x स्क्वायर। अगेन आई एम टेकिंग स्क्वायर रूट, जैसे ही स्क्वायर रूट लेता हूँ तो 5 + 10 + x एंड 3/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 5x 30 + 3x मीन्स 2x इक्वल्स टू 30। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास आंसर, x इज टू 15 मीटर आ गया। इट मीन्स 15 मीटर डिस्टेंस पर 9 माइक्रोकूलम से ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, मीन्स रेस्ट में रहेगा। ठीक, मीन्स यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट रहेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। आगे न्यूट्रल पॉइंट जैसा वर्ड देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, नोट डाउन करो बेटा क्वेश्चन को, है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। है ना, थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा आईआईटी जैसे लेवल का क्वेश्चन आया हुआ देख रहे हैं अपन। फाइंड द रिलेशन
find the relation between Q1 and Q2 if they are placed at x equals to a minus a and x equals to a and a charge capital Q is in rest at x is equal to a by 2। ठीक है, मीन्स अपन को बोल रखा है वो रेस्ट में ही है, तो कहीं ना कहीं अगर अपन ओरिजिन कंसिडर करूं तो दैट इज ए ओरिजिन लेता हूं तो Q1 लेता हूं तो ये पोजीशन कंसिडर कर लूं माइनस ए है, और ये कंडीशन कर लेता हूं कि x इज इक्वल टू ए है, और अपन ने चार्ज को कहां पर रखा है, ये Q2 है, और जो चार्ज रखा हुआ है Q वो स्टेबल है, पर जो उसकी डिस्टेंस है वो x इज इक्वल टू ए बाई 2 है, मीन्स यहाँ पर रखा हुआ है और ये रेस्ट में है। अब रेस्ट में है तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स इक्वल और अपोजिट होगा ना, तो अपन ने इसको सॉल्व कर दिया। पहले एक बार इसके लिए फोर्स ले लिया, F1 इक्वल्स टू F2 मीन्स के Q1 कैपिटल Q, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये तो ओरिजिन है, ये A और ये A बाई 2 कितना हो गया होगा, 3A बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया होगा ना ये डिस्टेंस। तो और इसकी डिस्टेंस बोलूँ तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई होगी, यहाँ से ये डिस्टेंस A है, ये A बाई 2 है, तो सिर्फ A बाई 2 ही रह गई होगी ना डिस्टेंस, तो K2Q इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले रहा हूँ, और ये A बाई 2 का होल स्क्वायर। अब कुछ चीज़ें कट गई हैं, अपने पास क्या क्या रह गया है, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अगर यहाँ पर देखूँ तो Q1 अपॉन 9 और इधर सिर्फ Q2 यही रह गया, तो Q1 Q2 के बीच में रिलेशन कितना हो गया ये, और ये भी तय है कि Q1 और Q2 बोथ आर पॉजिटिव इन नेचर और नेगेटिव इन नेचर, या तो बोथ नेगेटिव होंगे मीन्स सेम नेचर के होंगे, क्या बोला जाए अपन, सेम नेचर के होंगे, तभी तो बीच में न्यूट्रल पॉइंट आएगा, जैसे अपन ने आज फर्स्ट क्वेश्चन किया है तो इस जगह दिया, तो अपन ने ऐसे सॉल्व किया। आई थिंक समझे होंगे बात को, ठीक है ना। बाकी तो कैलकुलेशन करिए सॉल्व करते समय, तो ये तो 9 आ जाता है इस जगह पर, 2 से 2 तो 4 ऊपर जाके कैंसिल हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर ही कर रहा हूँ, ठीक सब कुछ यही दे रखा था, बट इस बार Q बाई 2 को रख दिया गया 3A बाई 2 पर, यहाँ पर रख दिया गया। अब क्या होता तो जरा चेक कर लें, इट मीन्स अब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यहाँ पर दे दिया गया है कि अगर मैं इसको Q2 को इधर रखता हूँ x इज इक्वल टू ए पर, वो तो माइनस ए पर है ही सही। अब कि अपने यहाँ पर कहीं पर P पॉइंट कंसिडर करूँ जहाँ पर अपन कैपिटल Q कर रहे हैं, जिसकी डिस्टेंस दे रखी है अपन को 3A बाई 2, तो कहीं ना कहीं इससे तो ज़्यादा डिस्टेंस पर है ना, वैसे बाहर है तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, ठीक। और मैग्नीट्यूड वाइज भी बात करूँ तो Q2 को मैं रेस्ट में कंसिडर, मैंने स्मॉल कंसिडर कर रहा हूँ, बाकी तो रिलेशन निकालने के लिए ही बोला था, तो अपन ने रिलेशन देखें क्या रिलेशन होता है यहाँ पर Q1 Q2 का, ये रिलेशन निकला था पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो कहीं ना कहीं वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस यहाँ से अगर मैं यहाँ तक के डिस्टेंस की बात करूँ तो A तो ये रही और 3 बाई 2 ये रही, है ना, क्योंकि सारी कैलकुलेशन तो ऑरिजिन से करेंगे ना बेटा, तो यहाँ से ये A हो गया, चाहे माइनस ए आ रहा हो, A ये है और ये डिस्टेंस 3A बाई 2 है, तो मैं अगर A लिखता हूँ तो कहीं ना कहीं ये 5A बाई 2 हो जाएगा ना आपके डिस्टेंस Q1 से डिस्टेंस। और यहाँ से डिस्टेंस की बात करूँ तो 3A बाई 2 में से मैं अगर A को माइनस करता हूँ, मीन्स 3A बाई 2 में से A को माइनस करता हूँ तो कहीं ना कहीं A बाई 2 ही रह जाएगा मेरे पास, देख रहे हैं ना, ठीक। तो ये वैल्यू रह जाती है हमारे पास, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता कहीं ना कहीं तो इस बार तो केवल Q1 अपॉन 25 इक्वल्स टू Q2 आता, बट Q1 इक्वल्स टू कितना आता 25 Q2, और ये भी तय था कि जो Q1 Q2 है वो अपोजिट इन नेचर होते हैं, Q1 Q2 अपोजिट इन नेचर, तो ये आंसर होता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नोट डाउन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा अपन लोग, ठीक है ना, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमा पर देख लें, तो उस पर क्वेश्चन देख रहे हैं, इन विच पार्ट ऑफ अ चार्ज
एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन सही ढंग से लिख रहा हूँ। हाउ द चार्ज Q is divided into two parts, so the electric force between them is maximum। है, टॉपिक 1 मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स ही पढ़ रहे हैं कि जो दो पार्ट्स में डिवाइड कैसे करें कि उनके जो दो भी दो पार्ट्स हों उनके बीच में मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड हो, इलेक्ट्रिक फोर्स मैक्सिमम अप्लाइड हो, ये बोला गया अपन से क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको पता हो तो अपन ने ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि अगर किसी मास को अगर अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो मैक्सिमम फोर्स तभी लगेगा जब वो हाफ हाफ होंगे। तो यहाँ पर भी वही आंसर आने वाला है, उसी को देख रहे हैं अपन लोग। तो लेट अपन ने मान लिया कि लेट Q डिवाइड्स इनटू two parts, one part is consider Q and second part I am consider Q minus Q। ये टू पार्ट्स में अपन ने डिवाइड कर दिया है, सॉल्यूशन करना चालू कर रखा है अपन लोगों ने। तो अपन से बोला जा रहा है कि इन पार्ट्स के जो पार्ट्स करें अपन ने, इनके बीच में जो फोर्स है वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक, तो वेरिएबल तो हमारे पास Q है। सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला लिख दें। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला लिखता हूँ तो कहीं ना Q माइनस Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, इसको थोड़ा सा और अरेंज करूं तो कहीं ना कहीं Q स्क्वायर, कैपिटल Q स्क्वायर मल्टीप्लाइड करूं और अपॉन आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। अब आप जानते होंगे कि फॉर मैक्सिमा अपन को चेक करना हो, मैक्सिमम या मिनिमम चेक करना हो अपन को, तो कहीं ना कहीं हमको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। पर डिफरेंशिएशन किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे? जो चीज़ हमारे लिए अननोन है या वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है पार्ट, हाफ, 1/3, 1/4, तो अपना ये Q है वो वाला पार्ट। तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू DQ। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो कहीं ना कहीं आप सबको डिफरेंशिएशन, मेरे को रिमेंबर है कि आप सबको कॉन्स्टेंटली आता होगा। K और R स्क्वायर का कोई महत्व नहीं है, यहाँ पर सिर्फ चार्जेस की पूछ रहे हैं। Q जो कैपिटल Q फिक्स है, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन, यहाँ पर सिर्फ Q है ना, इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो सिर्फ Q आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो -2Q आएगा। फिर अपन क्या करते हैं, जब मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता है कि जो भी आपने डिफरेंशिएशन किया है उसको इक्वल्स टू 0 कर दें। तो जो भी मेरे पास टर्म आई है मैं उसको इक्वल्स टू 0 कर देता हूँ, है ना। वो तो बेटा डिफरेंशिएशन किया है ना, और जैसे ही मैंने इसको सॉल्व की इक्वल्स टू 0 कर रखा है। अब ये आर स्क्वायर और K तो 0 के साथ कैंसिल्ड हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, Q माइनस 2Q इक्वल्स टू 0। इट मीन्स अगर मेरे को Q निकालना होता है, स्मॉल Q कौन सा पार्ट होना चाहिए था वो, तो वन पार्ट इज Q/2 एंड अदर पार्ट की बात करूं कि अदर पार्ट कितना होता, तो अदर पार्ट कंसिडर करता हूं तो वो कैपिटल Q माइनस Q होता। मीन्स Q माइनस, इस Q की जगह भी Q/2 रखता हूं तो अगेन वी गेट द Q/2। तो इट मीन्स हमारे को पता लगा कि दोनों पार्ट्स को जब हम इक्वली डिवाइड करेंगे Q/2 में, तभी हमारे को उनके बीच में मैक्सिमम फोर्स प्रोवाइड होगा। नोट डाउन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा अपन लोग। ठीक, तो वो दो पार्ट्स हाफ हाफ होंगे। नेट में है तो कहीं ना कहीं याद भी रख लें डायरेक्ट। ठीक, एक क्वेश्चन अभी और देख रहे हैं, पर वो भी नेट लेवल, अब थोड़े से IIT लेवल्स के ही क्वेश्चन देख रहे हैं अपन लोग। जो भी देख रहे हैं, जितने में वो कराने थे लेक्चर में, जो मेरा 4th लेक्चर था नेट लेवल पर, वैसे वहाँ पर हो गए थे क्वेश्चंस। और जो इनिशियली भी कराया वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट थे नेट लेवल के। मैं सीधे IIT लेवल्स के क्वेश्चन ही उठा रहा हूँ। तो क्वेश्चन देखें अपन, है ना। ठीक, if two charges of equal magnitude Q is placed at distance R and a Q charge is placed
just midway of them, then find the magnitude of Q, so the whole system is in इक्विलिब्रियम। देखो इस क्वेश्चन को आप आईआईटी लेवल के भी हैं तो आप ये समझ लें कि कहीं ना कहीं ये थ्योरम टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि अगर किसी ने इस क्वेश्चन को नहीं एक्सप्लेन करा होता, किसी भी टीचर ने किसी स्टूडेंट को, तो होप कि वो सॉल्व नहीं कर पाता एग्जाम में, क्योंकि उसको होल सिस्टम के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन का क्लू पता होना चाहिए था। इसलिए एज ए फंडामेंटल क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो अगर अपन मोटे तौर पर बात करें तो दो चार्जेस दे रखे हैं जो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, क्यू क्यू, ठीक, बीच की डिस्टेंस आर दे रखी है, बिल्कुल मिड में हमने क्यू चार्ज रख रखा है, बिल्कुल मिड में, मीन्स बिल्कुल मिड में है तो आपको दिख रहा होगा कि जो ये चार्ज है बीच में रखा हुआ ये तो रेस्ट में है, ये तो रेस्ट में ही है ऑलरेडी। तो हमारे को ऐसा तो लग रहा है फिर तो क्यू रख दें, कुछ भी रख दें। मैंने आंसर में क्वेश्चन में ये भी तो ऑप्शन में एनी वन, मैंने कोई सा भी चार्ज रख सकते हैं। तो कोई जना हो सकता है ना, कोई सा भी चार्ज रख देंगे वही ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी रख दें। हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था अभी सबसे पहले इनिशियली कि जब यहाँ से इक्वल नेट फोर्स है तो ये तो हिलेगा ही नहीं। पर अब बात ये हो रही कि अपन ने पहले जितने भी न्यूमेरिकल्स करे हैं उसमें जो गिवन चार्जेस होते हैं उनको अपन फिक्स कंसिडर करते हैं, फिक्स कंसिडर करते हैं। मैंने लिखा भी है, डायग्राम भी बनाया है। पर प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर आप यहाँ पे कोई चार्ज रखते हैं तो हो सकता है ये तो रेस्ट में आ जाए, माने ये तो रेस्ट में आ जाए पर ये दोनों शिफ्ट हो जाए, और फिर जब ये दोनों शिफ्ट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस पे भी कुछ इफेक्ट आ सकता है, मीन्स ये शिफ्ट हो सकते हैं। तो एज ए होल अगर हम पूरा चाहते हैं कि जब इसके ऊपर कोई चार्ज रखें इस पोजीशन पर तो ये भी डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। यही इस कहने का मतलब है कि जो होल सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो यहाँ पर हमारे को ये तो दिख रहा है Q इज इन रेस्ट, नेट फोर्स 0 है इसके ऊपर, ठीक है। फिर ऐसे क्वेश्चंस में करा क्या जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में ये करा जाता है क्योंकि ये मूवमेंट कर सकते हैं, जो रिमेनिंग है माने जो गिवन पहले से वहां पर रखे हुए हैं उनमें से किसी एक को पर आपको नेट फोर्स 0 करना है, नेट फोर्स 0 करना है। तो इट मींस फॉर होल सिस्टम इक्विलिब्रियम, होल सिस्टम के लिए या तो आप नेट फोर्स O पर या फिर B पर आपको नेट फोर्स 0 करना होगा, मस्ट करना होगा। तो मैं A को डिसाइड कर लेता हूं कि मैं A पर चेक कर रहा हूं, तो मैं A पर नेट फोर्स 0 कर रहा हूं, तो फोर्स ऑन A ड्यू टू P प्लस फोर्स ऑन A ड्यू टू B इक्वल्स टू 0 कर रहा हूं। इस फॉर्मूले से सॉल्व कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं मैं K Q कैपिटल Q और ये डिस्टेंस कितनी रह गई होगी R/2, तो इट मीन्स R/2 का होल स्क्वायर कर दिया। अब बात करूं A और B के लिए, तो K Q Q दोनों चार्ज Q Q है और बीच के डिस्टेंस तो टोटल R² है ना। अब मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं तो आपको दिख रहा है K Q अपॉन R² कॉमन निकल गया, केवल रिमेनिंग में क्या रहा Q, 4 ऊपर चला जाएगा प्लस Q इक्वल्स टू 0, ये बचेगा ना। जस्ट मैथमेटिकली कैलकुलेशन करिए, वैसे भी जब IIT वालों के लिए कर रहे हैं तो उनको कैलकुलेशंस आती है, फास्ट आनी भी चाहिए। सॉल्व करा तो 4Q प्लस Q इक्वल्स टू 0 आ गया। तो अगर मेरे को कैपिटल Q निकालना होता तो उसका मैग्नीट्यूड -4/Q ये आंसर आता। मीन्स एक तो नेगेटिव में होना चाहिए था और जो भी यहाँ पर चार्जेस रखे हैं उनका 1/4 होना चाहिए था। तो इसको यहाँ पर रखने पर ये दोनों, ये तीनों रेस्ट में रहते है ना। तो नोट डाउन करा। और वैसे अभी कुछ टाइम के लिए बात करें तो एक स्क्वायर बनकर आया था क्वेश्चन करने के लिए, पर वो आपके दिया हुआ है, मैंने एक फंडामेंटल क्वेश्चन समझाया है आपको, ठीक है ना। होल सिस्टम पर जो गिवन होता है उससे अपन कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा अपन आप, ठीक है ना, रब कर रहा हूं। ठीक, अपन अब कुछ पेंडुलम जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। कैसे करते हैं अपन लोग, एक काइनेमेटिक्स भी लूंगा इसके अंदर ही। इतने क्वेश्चंस इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स भी करा रहा हूं क्योंकि अपन जब मैग्नेटिक फील्ड में करेंगे तो वहां पर भी कुछ इसी तरह के कंसेप्ट रहेंगे अपने। तो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपना, जिसमें जस्ट मैं लिख रहा हूं एक्सप्लेन करते समय कि इफ, लैंग्वेज में बोल रहा हूं है ना, वी हैव गिवन इट 2 balls
which are hanged with the help, suspended with the help of two wires, which makes angle theta, and the whole system and the charges on them is q, and masses are mm, masses इनके mm थे। मीन्स पूरा डायग्राम कुछ इस तरह से अपन को गिवन था, इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो अपन को x गिवन थी, है ना, क्वेश्चन में दे रखा था अपन को, है ना, मास m है, और सिस्टम में बोल रखा था कि ये इक्विलिब्रियम में है। फाइंड इक्विलिब्रियम में है, फाइंड Q, जो Q है वो फाइंड आउट करो। इक्विलिब्रियम में पूरा जो भी सिस्टम लिख रखा है, और दो कंडीशन से निकलवा रहा हूँ। फर्स्ट, थीटा इज वेरी स्मॉल, और सेकंड, थीटा इज लार्ज। ठीक, दोनों के लिए कैसे कैलकुलेशन करते, स्टार्टिंग तो दोनों की ही सेम होती कि कैसे करते, तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए, उधर थोड़ी जगह कम है तो मैं इस पर नेट फोर्स निकाल रहा हूँ। नॉर्मली सब जने वहीं पर निकालते हैं, तो मैं यहाँ पर अगर इस पर नेट फोर्स निकालूँ, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो आपको पता है ये क्यू चार्ज और यू क्यू चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा, तो इट मीन्स जो इस पर रिपेलिंग, थोड़ा करेक्टली ड्रॉ कर दूँ डायग्राम को। ठीक, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स मैंने कहीं से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, और जो इसका मास रहा होगा इस बॉल का, वो तो इसको नीचे ड्रॉप कराने की कोशिश कर रहा होगा ना, तो ये तो तभी इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं, माने चाहे अपन एक के लिए कंसिडर कर रहे हो, जब अपोजिट एंड इक्वल्स हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमारे को टेंशन नजर आई, तो हम इसके दो कंपोनेंट्स कर सकते थे। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना आ जाता, थीटा आ जाता ना, तो यहाँ पर कितना आ जाता, टी कॉस थीटा, कितना आ जाता, टी कॉस थीटा, और इस तरफ कितना आ जाता, टी साइन थीटा। इट मीन्स अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो हमारे पास दो इक्वल आ गए, एक इक्वेशन तो आ गई, टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई, और एफ ई को क्या लिख सकता हूँ, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये टर्म आ गई ना अपने पास। इस एम जी को यहाँ डिनोट कर देता हूँ, एक इक्वेशन ये बन गई हमारे पास, और एक इक्वेशन है बस टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। आई होप समझिए होंगे मैंने क्या करा है, सिर्फ टेंशन को ही ब्रेक करा है, जैसे अपने पेंडुलम एसएचएम में क्वेश्चंस करे थे, एम जी इधर, इन दोनों का इलेक्ट्रिक फोर्स इधर, तो इस तरह से दो इक्वेशन बन गई है हमारे पास। एफ ई को टी साइन थीटा बैलेंस करा, पर एफ ई का मतलब क्या हो गया, के क्यू वन क्यू टू, क्यू क्यू दोनों के अंदर है अपने पास, है ना, क्यू 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 स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी दी रखी है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड करता, तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाता मेरे पास, के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी, और tan थीटा से ये टी से टी क्या हो गया था, कैंसिल्ड हो गया था। तो अगर मेरे को क्यू निकालना है तो एक्स स्क्वायर एम जी tan थीटा अपॉन के, ये वैल्यू आ जाती है, रूट भी ले लेता, तो ये आंसर हो गया। पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में tan थीटा मिस आउट था, तो इट मीन्स ये इक्वेशन को यहाँ पर थर्ड कर रहा हूँ। अब एंगल बहुत छोटा हो, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, जब थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल हो तो आपको सबको पता है कि tan थीटा इज नियरली इक्वल्स टू क्या ले लिया जाता है, साइन थीटा ले लिया जाता है, और अपने यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यूज रखते हैं। तो इट मीन्स अपन अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये बिल्कुल इक्वेटोरियल पर काट रहा था। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी थी, आइसोलेसिस ट्राइंगल है ना, आइसोलेसिस ट्राइंगल है तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करता है, दो साइड्स बराबर हो, तो ये x है तो x/2 हो जाता। तो मैं यहाँ पर साइन परपेंडिकुलर की जगह क्या रख देता, x/2, और नीचे लेंथ कितनी दे रखी थी, l। तो जो ये वैल्यू आई है मेरे पास मीन्स x/2l, इस वैल्यू को मैं पुटिंग यहाँ पर करता तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है, qx² mg अपॉन k, और यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, x/2l, ये आ जाता। थोड़ा सा चेंज करके जरूर लिख देता हूँ, आपको पता ही x³ दिख रहा है ना, ये तो mg हो गया, x³ हो गया अपॉन में, और मैं k की वैल्यू भी रख देता हूँ। k की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर रखता तो ये 4πε0 ऊपर चला जाता, और नीचे हमारे पास क्या रहता, 2l।
फिर आप चाहे तो 2 से 2 को कैंसिल कर सकते थे, इतना आप लोग समझते हैं। तो कहीं ना कहीं एक्स क्यूब के साथ आंसर था। कई बार तो जैसे पूछा गया किसके प्रोपोर्शन है, एक्स स्क्वायर के, एक्स के, एक्स क्यूब के, तो आंसर करेक्ट था एक्स क्यूब के बराबर था ये आंसर। आई थिंक समझे होंगे क्या करा है मैंने। ठीक, बस अब जो सेकंड क्वेश्चन था उसको मैं थोड़ा यहीं पर एक्सप्लेन करता हूं कि अगर थीटा लार्ज होता, थीटा अगर लार्ज होता, नॉर्मली क्वेश्चन यही पूछा जाता है, थीटा इज लार्ज होता तो हमारे को कहीं ना कहीं अब tan थीटा की ही वैल्यू निकालनी पड़ती है, और tan थीटा की वैल्यू निकालता तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पर अब मैं परपेंडिकुलर बेस की बात करूँ तो कहीं ना कहीं अब तो परपेंडिकुलर तो x/2 है, x/2 है हमारे पास, पर बेस के लिए तो मेरे को कहीं ना कहीं हाइपोटेनस का स्क्वायर और अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू रखनी होती ना। तो इस बार मेरे को tan थीटा की वैल्यू एल स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर, ये वाली tan थीटा की वैल्यू मेरे को इक्वेशन नंबर 3 में रखनी होती है। नॉर्मली नहीं पूछा जाता, बट मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि अगर लार्ज होता तो आपको tan थीटा की वैल्यू ही रखनी पड़ती। वैसे आप मैथमेटिक्स में जानते हैं, वहाँ पर भी आपने ऐसे कई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में करा है, नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा। है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी न्यूमेरिकल टर्म हटा रहा हूं अभी यहां से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम के थ्रू ही बता रहा हूं कि जब अपन ने एक बार कोई पेंडुलम थी, पेंडुलम जस्ट लाइक 2 स्ट्रिंग्स थी, उनसे 2 वेट है, 2 बॉल्स हैंग्स कर रखी थी अपन लोगों ने, और वही डिस्टेंस अपन को दे रखी थी x, यहाँ पर डिस्टेंस l, और वही एंगल थीटा दे रखा था। ठीक, चार्ज वही, इनके ऊपर चार्ज m है और ये चार्ज q है, चार्ज भी q है और मास जो है वो भी m है, ये बोला अपन से। फिर बोला गया कि जो ये पूरा सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में था, किसमें था ये, नाउ इमर्ज्ड इन वाटर, किसमें करा इसको, इमर्ज इन लिक्विड, बट नो चेंज इन थीटा, थीटा में कोई चेंज ही नहीं आया, मीन्स जैसा था वैसा ही सब कुछ रह गया। नो चेंज इन थीटा, देन फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को वैसे अपन एप्सिलॉन आर से देते हैं, पर ज़्यादातर जो ओल्ड सिस्टम है उसमें कापा या ए से दिया जाता है, तो के से दे रखा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए। ठीक है, अब निकालते कैसे, कहीं ना कहीं मैं उसका भी डायग्राम बना लूँ लिक्विड में डालने पर। तो कुछ डायग्राम ऐसा होता, अगर मैं लिक्विड में डाल रहा हूँ तो क्या क्या फ़र्क आता वो भी अपन देखेंगे। पहले मैं उसी को सॉल्व कर देता हूँ, पहले अपन ने जरा सा इसको सॉल्व किया, चलो पहले समझा रहा हूँ क्या करते हैं अपन। तो अगर मैंने इसको किसी लिक्विड में इमर्ज्ड आउट करा है, लिक्विड में डाल दिया है, तो 2-3 चीज़ तो हुई जो 11th क्लास में होती है, कि जो इसका वेट रहा होगा, इसका जो वेट रहा होगा, अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करूँ कि इसका वेट कितना रहा होगा, इस जगह पर कंसिडर करता हूँ तो वेट W रहा होगा, जिसको अपन mg बोल सकते हैं। पर कहीं ना कहीं अब तो वेट चेंज हुआ होगा ना, क्योंकि हमारे को पता है बायोंट फोर्स लगा होगा इसके ऊपर, तो एक तो ये चेंज हुआ होगा, थीटा चेंज करने के लिए मना कर रहा है। ठीक है, अब जब W थीटा चेंज हुआ होगा तो यहाँ पर जो भी टेंशन रही होगी बायोंट फोर्स से, यहाँ पर जो टेंशन एयर में रही होगी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर चेंज हो गई होगी, तो यहाँ पर मेरे को T' लगाना पड़ेगा, टेंशन चेंज हुई। तो ये 2 चीज़ें चेंज हुई है भैया, पर यहाँ पर बोल रहा है कि थीटा चेंज नहीं हुआ। ठीक, तो अपन पहले यहाँ पर जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कहीं यहाँ पर कहीं पे लग रहा होगा Fe, वो टेंशन के कंपोनेंट करता हूँ तो यहाँ पर आ जाता F, ये थीटा इसके साथ आता तो F cos थीटा, यहाँ T cos थीटा आ जाता, इस टेंशन का कर रहा हूँ, थीटा इस जगह पर आता और ये T sin थीटा हो जाता। इट मीन्स एक बैलेंस तो करता T sin थीटा बैलेंस Fe। अब क्योंकि इस बार K इससे दे दिया है, चलो ठीक, कोई फर्क, तो K दे दिया है तो मैं यहाँ पर वैल्यू KQ स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारे पास। ठीक,
सेकेंड इक्वेशन बनाता हूँ तो टी कॉस थीटा इक्वल्स टू डब्लू ले लूँ, है ना, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा इसलिए डब्लू ले रखा है एम जी की जगह मैंने। ठीक, तो अगर दोनों को मैं डिवाइड करता तो tan थीटा मेरे पास आता, और क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की मीडियम की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं मैं कम कर सकता हूँ कि मेरे को ये वैल्यू रखने की ही जरूरत नहीं है, तो मैं ये वैल्यू ना रखकर सिर्फ सीधा ही एफ ई अपॉन डब्लू रख देता हूँ। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई मेरे पास। ठीक, मैंने कुछ नहीं करा, जो इससे पहले इक्वेशन थी वैसे ही बैलेंस करा है, या अपन ने जो एनएलएम में करते थे 11th क्लास में वैसे ही बैलेंस किया है मैंने इक्वेशंस को। अब यहाँ पर आता हूँ तो देखूँ क्या होता है। इस कंडीशन में ये तो तय है, वापस यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर एफ, पर यहाँ पर जब एफ ही आया होगा वो तो अब चेंज हो गया होगा ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो चेंज होता है, तो मैंने इसको एफ डैश से दे दिया। और अगर मैं यहाँ पर टेंशन्स की बात करूँ तो ये भी चेंज है, ये टी डैश कॉस थीटा है और यहाँ पर ये टी डैश साइन थीटा है, ये है हमारे पास कंपोनेंट्स की तरह। तो अब मैं इनको बैलेंस करता हूँ तो ये कुछ ऐसा आएगा, टी डैश साइन थीटा इक्वल्स टू एफ ई डैश, पर एफ ई डैश को क्या लिख सकता हूँ, तो एफ ई डैश को भाई के लिख सकता हूँ ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला के है ये, वो के वाला इलेक्ट्रिक फोर्स वाला कांस्टेंट नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला के है, ये रखा है। आपको पता है ऐसे लिखा जाता है, जो भी एयर में रहा होगा फोर्स उसमें बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिवाइड करते हैं ना, जब नॉर्मल क्वेश्चंस कर रहे थे लेक्चर नंबर 4 में, तो ये लिख दिया मैंने। और वैसे ही एक और इक्वेशन लेता तो टी डैश कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, वेट को, पर ये वेट भी चेंज है, ये तो डब्ल्यू डैश है, बायोन फोर्स लग रहा होगा ना उस लिक्विड का, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी चेंज हुआ और वेट भी चेंज हुआ और टेंशन भी चेंज हुई, सब चीज़ पर डैश डैश लगा रखा है मैंने, बस इसको अपन ऐसा बोलते हैं, ये बात आपको पता है, नहीं पता तो वो वापस लिख देता हूँ। एफ मीडियम का फॉर्मूला क्या बताया था, एफ एयर अपॉन एप्सिलॉन आर ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्वेश्चन वाले ने के से दिया है तो अपन के लिख रहे हैं। ठीक, अब मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो वो टी डैश से टी डैश कैंसिल होता है, तो मेरे पास tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एफ ई डब्ल्यू डैश और के, ये वैल्यू आ गई, ये 6th इक्वेशन हो गई अपने पास। अब क्योंकि क्वेश्चन वाले ने बोला था नो चेंज इन थीटा, थीटा में कोई चेंज नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को इक्वल्स टू में रख दूं ना आमने सामने, इक्वेशन 3rd इक्वल्स टू इक्वेशन 6th कर दूं, तो मैं अगर ऐसा करता हूं तो वहां पर मेरे को क्या दिख रहा है, एफ ई अपॉन डब्ल्यू, और यहां पर क्या दिख रहा है, एफ ई अपॉन डब्ल्यू डैश के। अब आपको दिख रहा होगा एफ ई से एफ ई भी कैंसिल हुआ, यहाँ पर मेरे को के निकालना है, तो के अगर इधर जाएगा तो डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डैश आ जाएगा ना, ये आ गया इस जगह पर, इक्वेशन यहाँ पर रोकी मैंने 7th पर। अब अपन कहीं ना कहीं वापस 11th क्लास में जाएं, अगर इस स्फीयर का वॉल्यूम में फिक्स मान लूँ v और डेंसिटी कंसिडर कर लूँ कि इसकी डेंसिटी जो है रॉ है इसकी डेंसिटी, तो अगर मैं यहाँ पर ये कंसिडर करता हूँ, इस जगह पर लिख देता हूँ कि मैं जो इसकी डेंसिटी है लिक्विड की डेंसिटी की कंसिडर करता हूँ सिग्मा, और स्फीयर की कंसिडर करता हूँ कि इसकी जो डेंसिटी है, इस स्फीयर की जो डेंसिटी है वो कंसिडर करता हूँ मैं रॉ। तो मैं एक्चुअल वेट कैसे लिखूंगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, और अगर बायोंट फोर्स की बात करूं तो बायोंट फोर्स क्या होता है, एक्चुअल फोर्स में से जो लिक्विड ने फोर्स लगाया है उसको माइनस करना होगा, तो जो वॉल्यूम होगा, क्योंकि जितना आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, जितना वॉल्यूम ये इमर्ज रहा होगा उतना ही वॉल्यूम जितने पर उस पर फोर्स लगा होगा, तो वॉल्यूम ये तो लिख रहा हूं मैं एक्चुअल वेट, बॉल का एक्चुअल वेट लिख रहा हूं, क्योंकि बॉल का एक्चुअल वेट कितना हो जाएगा, जो एक्चुअल वेट होगा बॉल का m, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, v रॉ g, ये लिख रहा हूं एक्चुअल वेट ऑफ बॉल, ये लिखा हुआ है। अब बायोंट फोर्स लगा होगा तो उसने वॉल्यूम तो उतना ही लगाया होगा, पर डेंसिटी तो लिक्विड की लगी होगी, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कहीं ना कहीं आंसर रॉ अपॉन रॉ माइनस सिग्मा, ये मेरे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आंसर आया, जिसमें से थोड़ा कंसेप्ट अपने पास बायोंट फोर्स का लगा। इसमें बायोंट फोर्स ये वाला है, ये वाला बायोंट फोर्स है, ये बायोंट फोर्स है इसके अंदर। ठीक, नोट डाउन करो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। ठीक है ना, रब कर रहा हूं।
कुछ एपीजीपी के भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, किस तरह से एक्ट होते हैं देखते हैं। क्वेश्चन ले रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो एक काइनेमेटिक्स का ले रहा हूँ। अपन को बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि 2 चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। Q1 फिक्स्ड है, Q1 फिक्स्ड है और R1 की डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है, या X1 R1 पे ले लेते हैं, R1 पर Q1 चार्ज रखा हुआ है जो रेस्ट में है। ये बोला गया अपन से बोला गया जब इसको छोड़ा, क्योंकि आपको पता है रिपेलिंग फोर्स लगा रहा हो, बोथ आर Q1 Q2 मीन्स पॉजिटिव है। जब इसको छोड़ा गया तो जब इसने R2 डिस्टेंस पर था तो इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर दें। ये बोला गया अपन से Q2 की वेलोसिटी फाइंड आउट कर दें कितनी होगी। जब ये इसको छोड़ा, क्योंकि वो तो फिक्स है, इसको छोड़ेंगे रिपेलिंग फोर्स लगाओ चलेगा ना। और दोनों के मासेस दे रखे थे mm, या इसका ही दे रखा था सिर्फ m अपन को कि इसका मास m है। अब आपको पता है रिपेलिंग फोर्स लग रहा है तो वो कितना है इनके बीच में, k Q1 Q2 अपॉन r, डिस्टेंस कंसिडर R1 ले रखी तो R1 का स्क्वायर, यही तो है हमारे पास। तो मैं कहीं ना कहीं ma रखकर एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ ना, ma रखकर। तो मीन्स मैं यहाँ से भी m को हटा देता हूँ और एक्सेलरेशन क्या लिख सकता हूँ, k Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर, और यहाँ पर ले लेता हूँ m। ठीक, आई थिंक समझ गए होंगे कैसा करा मैंने, है ना। अब जब क्वेश्चंस ऐसे बोल रखा हो कि R1 से R2 पर चल रहा है तो कहीं ना कहीं बीच में वेरिएबल पर ले लेते हैं, कहाँ पर होगा। तो क्योंकि अपन को कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन करना होगा, क्योंकि बीच में जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा लगातार वेरिएबल होगा ना बेटा, वेरिएबल होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहीं पे यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ कि वो x डिस्टेंस पर था। जिसे मैंने एक बार बताया जरूर, पर अब समझा रहा हूँ क्योंकि अपन सीधा इनिशियल फाइनल पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस वजह से मैं कहीं ना कहीं इसको अब x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि जो ये फोर्स था किसी x पोजीशन पर जब था उस समय ऐसा हो रहा होगा कि फोर्स वेरिएबल हुआ ना, डिस्टेंस चेंज होती जा रही है तो फोर्स चेंज होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, तो ये एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने, ये एक्सेलरेशन लग गया। पर मैं एक्सेलरेशन क्वेश्चन पूछा वेलोसिटी, तो अपन को पता है काइनेमेटिक्स से इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, v dy बाई dx लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। बस अब कुछ भी नहीं कर रहा, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, dv इसको छोड़ा, उधर की तरफ बोलूँ तो यहाँ पर जो ये k Q1 Q2 और m जो लिखा हुआ है ये सब बाहर आ जाएंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी R1 पर पोजीशन पर ये दे रखा था, R2 पर अपन को वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है जब वो R1 पर था, क्वेश्चन में लैंग्वेज में बोल रखा था। इसको सॉल्व करता हूँ तो ये v स्क्वायर बाई 2 आएगा, लिमिट ये रही 0 से v। इधर सॉल्व करता हूँ तो आपको सबको पता है इसका आंसर 1 अपॉन एक्स आएगा और लिमिट आ जाएगी मेरे पास R1 R2। वैल्यू इधर सॉल्व करता हूँ तो ये तो v स्क्वायर बाई 2 आएगा। इसको सॉल्व करता हूँ, R2 को रखता हूँ तो नेगेटिव आएगा, इसको रखता हूँ तो पॉजिटिव आएगा। मीन्स पहले नेगेटिव पॉजिटिव को रख दूँ फिर नेगेटिव को रख दूँ। बस यही हमारा आंसर था, v की वैल्यू। और ये तो सब आगे चल ही रहे लिखे हुए, मीन्स k Q1 Q2 बाई m, ये तो स्टार्टिंग में चल ही रहे हैं, k Q1 Q2 बाई m इधर भी चल रहे हैं। और बोलें तो k की जगह में क्या लिख सकता हूँ, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, ये लिख दूँ। तो v की वैल्यू निकालनी थी तो ये तो कैंसिल्ड हुआ तो मेरे पास Q1 Q2 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m ब्रैकेट में R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, और ये अपने पास आंसर आ गया वेलोसिटी का। वेरिएबल फोर्स, इसलिए मेरे को कहीं ना कहीं कंडीशन पर एक्स लेकर सॉल्व करना पड़ा। आई थिंक नोट कर समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, वेक्टर में समझा रहा हूँ, वेक्टर में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। है ना, इसको भी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ कि अपन को 2 मैग्नीट्यूड दे रखा था, एक दे रखा था 5 कूलम, एक दे रखा था अपन को 2 कूलम। ठीक, ये ए एंड बी लिखा हुआ था, है ना। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आप कंसिडर कर लें कि दे रखा था अपन को, कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे 2,1, इसके दे रखे थे अपन को 3,4, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे अपन को, है ना। कोऑर्डिनेट्स दिए गए इस बार, और अपन से बोला गया कि फोर्स फाइंड आउट करो, फोर्स ऑन टू ड्यू टू
-5 माने फोर्स ऑन 2 कूलाम ड्यू टू -5 कूलाम इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, ऐसा बोला गया अपन से क्वेश्चन में। कोऑर्डिनेट में ये दे रखे थे अपन को, तो ठीक, तो करते कैसे, तो कहीं ना कहीं वेक्टर फॉर्म में फोर्स ऑन, अगर मैं इसको 1 कंसिडर, ए बी कंसिडर ना करके इसको 1 कंसिडर कर लेता हूँ और इसको 2 कंसिडर कर लेता हूँ, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये तो इधर की तरफ ही लग रहा है ना, अट्रैक्शन फोर्स है ना, खींचेगा ना इसको ये। और अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करूं तो यूनिट वेक्टर भी कहां से कहां चलेगा, 2 से 1 की तरफ ही तो चलेगा। तो इट मीन्स मैं कहीं ना कहीं इसको ऐसे लिखता तो KQ1 Q2 अपॉन डिस्टेंस के लिए तो अपन को वेक्टर फॉर्म में लिखना होता, तो कहीं ना कहीं वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए मैं एक बार तो 2 1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहाँ पर यूनिट वेक्टर ले लेते 2 1। फिर आपको पता है इसको लिखने का तरीका क्या होता है, KQ1 Q2 अपॉन डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाती है मेरे पास 2, तो R1 माइनस R2 करते हैं ना का स्क्वायर, और यहां पर इसको मैं अगर वेक्टर में कन्वर्ट करता 2 1 को, तो इसको भी 2 1 को वेक्टर फॉर्म में कहीं ना कहीं ऐसे ही लिखना पड़ता, विदाउट, जस्ट ऐसे वेक्टर फॉर्म समझा रखिए बेटा आपको, ऐसे यूनिट वेक्टर को कन्वर्ट करने का तरीका ऐसे ही तो करता ना बेटा। तो अब आपको पता है ये तो क्यूब हो जाता ना, क्यूब हो जाता, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाता, Q1 Q2 R1 R2 पोजीशन वेक्टर जिसकी बात करूं, और नीचे R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड का क्यूब हो जाता ना। अब R1 माइनस R2 को अपन एक बार सॉल्व कर लेते हैं कहीं पे, तो R1 माइनस R2 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ वेक्टर की फॉर्म में तो कैसे लिखता है इसको, तो आपको पता है इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 3i प्लस 4j, और इस वाले को क्या लिख सकता हूँ 2i प्लस जे कैप, ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब ये काम कर रहा है हमारा R2 का और ये काम कर रहा है हमारा R1 का, ऐसे काम कर रहे हैं हमारे, है ना, ये R1 है अपना, तो R1 माइनस R2 होगा ना, तो 2i प्लस जे माइनस 3i प्लस 4j, सॉल्व करता हूं तो कितना आ गया मेरे पास, 2 में से गई तो माइनस का i, और इसको सॉल्व करता हूं तो माइनस का 3j, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। बस अब इस वैल्यूज को यहाँ पर पुटिंग कर देता हूँ, k की जगह तो 9 इंटू 10 की पावर 9, और मैग्नीट्यूड भी ले लेता हूँ एक बार, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड जो नीचे काम में आ रहा है, तो √1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाता 9 और 1 10 हो जाता ना, √10। बस यहाँ पर आप वैल्यूज पुटिंग करना चालू कर रहा हूँ इस इक्वेशन के अंदर, k की जगह 9 इंटू 10 की पावर 9, इसकी जगह 5 रखा होता और 2 रखा होता, और यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखा होता ना, माइनस i माइनस 3j, ऐसे लिखा होता, और नीचे क्या कर दिया होता 10 रूट का क्यूब, और 10 रूट का क्यूब कितना आ जाता अपने पास, ऊपर तो ये 10 हो चुके हैं, ये 9 था अपने पास, तो 9 इंटू 10 की पावर 8 हो जाता, यहाँ पर बात करूँ तो 10√10 हो जाता ना अपने पास वैल्यू, और ये ऐसे ही लिखे रहते, तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका हो जाता फोर्स को, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 न्यूटन में। समझे होंगे क्या करा है क्वेश्चन के अंदर, नोट डाउन करें बेटा, है ना, कंटिन्यू कर रहे हैं फिर अपन। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, है ना, सब अपन जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं वो सब IIT लेवल्स के ही देख रहे हैं, क्वेश्चंस किस किस तरह से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, है ना, जिसमें भी सिर्फ डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि फाइंड नेट फोर्स ऑन ओरिजिन चार्ज। ठीक, अपन को कुछ वैल्यूज दी गई, तो वो वैल्यूज क्या क्या दी गई अपन को, ओरिजिन पे 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, फिर 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, और इस तरह से अपने को 10 मीटर पर रख दिया गया 1000 कूलम, यहाँ पर रख दिया गया 1 कूलम, यहाँ पर रख दिया गया 2 कूलम, यहाँ पर रख दिया गया 4 कूलम, यहाँ पर रख दिया गया 8 कूलम चार्ज, यहाँ पर रख दिया गया 27 कूलम, कुछ इस तरह से चार्जेस रख दिए गए अपन को।
ठीक, ये चार्जेस रख दिए गए। अब अपन इनको सॉल्व कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि मैं एपी जीपी सभी तरह के लॉग के सबके क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एपी का कराना चाह रहा हूँ। तो ये 2 मीटर है, तो इसको 8 कूलम ले लूँ, इसको 27 कूलम 3 मीटर पे रख रहा हूँ। ठीक, ऐसे रखा गया, वो ओरिजिन है। और ये अपन को 10 मीटर पर लास्ट दिया गया 1000 गुलाम। ठीक, अपन ने जब इस पे नेट चेक करना हो तो आप देख रहे हैं सभी इसको रिपेल कर रहे हैं। इट मीन्स सारे फोर्स इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, मीन्स सारे एडअप हो रहे हैं फोर्सेस। तो ओरिजिन पे अगर मेरे को नेट फोर्स निकालना है तो फोर्स अगर मैं 1 के कारण लेता हूँ तो आपको पता है के 1, और यहाँ पर अंदर इसका के रखता हूँ, मैंने चार्ज रखता हूँ Q1 तो 1, और डिस्टेंस कितनी हो गई 1 का स्क्वायर। फिर मैं अगर इस पर इसके कारण लिखता हूँ तो ये तो 8 आ गया, नीचे 2 का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में जाता हूँ तो ये 27 हो गया, नीचे 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक, और ऐसे ही अपने पास लास्ट जो दे रखा था वो हमारे पास 10 का स्क्वायर और ऊपर अपने पास 1000 हो गया, है ना। Q1 अपॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो डिस्टेंसेस ये लेता जा रहा हूँ वेरिएबल। अब आप इसको अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये K और 1 दिख रहा है आपको, यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ पर 2 की पावर 3 आती और 2 की पावर 3 से 2 कैंसिल होता, तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचता, ये 3 की पावर 3 होती ना बेटा, और ये कैंसिल होता तो यहाँ पर कितना आ जाता 3। और इस तरह से सबसे लास्ट पर देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे को कितना नज़र आ रहा है, tan स्क्वायर से 2 कैंसिल होते हो, tan ही तो बचता। ये कौन सी सीरीज़ है आपको पता है ना, ये एपी सीरीज़ का फॉर्मूले में आता है फॉर्मूला सम करने का। तो ये फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n+1/2, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना अपन लोग। मीन्स मैथमेटिक्स वालों का ही क्वेश्चन है और उनको पता है, 11th में देखा है उन लोगों ने। तो यहाँ पर tan डिजिट्स आ रही है तो tan यहाँ पर रखूँ, tan+1 तो tan 11/2, तो ये कितना होता है 55। तो आंसर कितना होता है 55K। यही तो हमारा नेट फोर्स हो जाता। दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। आई थिंक समझिए होंगे, नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा अपन, है ना। तो मैं अब कहीं ना कहीं आपको जीपी का क्वेश्चन करा रहा हूँ, कैसे करेंगे क्वेश्चन यही है, इसी तरह का ही। अब मैं यहाँ पर तो 1 कूलम ही रहने देता हूँ। यहाँ पर अब मैं जो वैल्यूज रख रहा हूँ 1 2 3 पर, वो रख रहा हूँ 4 माइक्रो कूलम, सब पर 4 माइक्रो कूलम, 4 माइक्रो कूलम। और ये चीज़ इन्फिनाइट तक जा रही है। ठीक है, इन्फिनाइट तक जा रही है। आपको पता है फिर सारे फोर्स इस पर रिपेलिंग फोर्स लगा रहे होंगे। तो इस बार अगर मैं नेट फोर्स फिर दोबारा इधर चले गए, सारे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में ही चले गए ना, इसी डायरेक्शन में चले गए ना बेटा फोर्स। तो अपन जब इसका नेट फोर्स ओ पे निकालता तो K1 इस बार तो दिख रहा है, सबका 4 भी तो कॉमन ही जा रहा है, 4 × 10⁻⁶। अब तो यहाँ पर सिर्फ डिस्टेंसेस लिखनी है। फर्स्ट वाले की डिस्टेंस बोलूँ तो 1 का स्क्वायर, सेकंड की बोलूँ तो 2 का स्क्वायर, इसकी बोलूँ तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और ऐसे ही हमारे पास डॉट 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 इन्फिनाइट तक जा रहे हैं। इधर सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर तो 9 × 10⁻6 आ जाता, 4 × 10⁻⁻6 इधर आ जाता। इसको सॉल्व करता तो 1/4, 1/9 + 1/16, कुछ ऐसे वैल्यूज आ रही होती ना हमारे पास, आ रही होती ना वैल्यूज। अब अगर अपन देखें तो क्या ये जीपी सीरीज़ बन रही है क्या? जीपी सीरीज़ में कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 के बाद 4 आना चाहिए था, तो यहाँ पर मैं इस जगह पर 4 ले रहा हूँ। 1 के बाद रखा गया था कोई चीज़, एक बार 1 पर रखी गई थी, 2 पर रखी गई थी, 4 पर रखी गई थी, ऐसा था, ऐसे रखी गई थी वैल्यूज़, फिर 8 पर रखी गई थी, ऐसे थी इसकी वैल्यूज़, है ना। मीटर में करेक्शन कर रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ ऐसा था। तो इट मीन्स यहाँ पर 4 का स्क्वायर आता, यहाँ पर 8 का स्क्वायर आता, ये वैल्यूज हम आती हमारे पास। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कितना आता 16, इसको करता तो 64, और ये ऐसे इन्फिनाइट चल रहे थे। अब जितने मैथ्स वाले उनको पता है कि कौन सी सीरीज़ बन चुकी है, जीपी सीरीज़। तो जब जीपी सीरीज़ बन चुकी है तो इसके अंदर एक तो बोलते हैं अपन फर्स्ट टर्म जो 1 आ जाती, फिर अपन बोलते हैं कॉमन रेशो। कॉमन रेशो कैसे निकाला जाता है, नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं तो ये 1/4 आता ना जीपी सीरीज़ में। और जीपी सीरीज़ में अगर जब उनको सम निकालना हो तो सम का फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं इन्फिनाइट के लिए, a/1 - r यूज़ करते हैं ना। अगर r की वैल्यू 1 से कम हो तो ये वैल्यू, तो बस मेरे को इनको तो सॉल्व करना था इस जीपी सीरीज़ को। बाहर का आंसर तो कहीं ना कहीं 36 आ चुका है। इसमें सॉल्व करता तो फर्स्ट टर्म कितनी रख देता 1/1 - 1/4, ये वैल्यू रख देता। यही हमारा नेट आंसर चल रहा होता ओ पर।
तो एफ नेट की वैल्यू कितनी आ जाती है, बाहर तो चल रहा है 36, 10 की पावर 9 होती, मीन्स 10 की पावर 9 इसमें से तो इधर वैल्यू कितनी आ रही होती, 36 इंटू 10 की पावर 3, और ये जीपी सीरीज़ लगा दी, ये फॉर्मूला अप्लाइड कर दी, कोई जीपी सीरीज़ है ये वाली, है ना। 1/64 में 1/16 का डिवाइड करूँगा तो 1/4 आएगा ना मेरे पास। ठीक वैसे ही तो यहाँ पर बात करूँ तो इसको सॉल्व करता तो 3/4 आता, तो 4/3 आ जाता ना, और इंटू 10 की पावर 3 चल ही रहा था, तो आंसर और इसको कैंसिल करता तो ये 12 टाइम्स जाता हमारे पास, जाता ना 12 टाइम्स, और 12 4 जा कितने होते 48, तो 48 इंटू 10 की पावर 3 हमारे पास नेट फोर्स होता न्यूटन में, जो ओरिजिन पे लगा था। ठीक, नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, है ना, नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। ठीक है ना, नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा अपना। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लॉग का करा रहा हूं, है ना। तो अगर अपन लॉग का करें तो इस बार ये मान लें कि यहाँ पर तो 1 कूलम है, पर जो ये डिस्टेंसेस दे रखी है 1 2 3 4 सब मीटर में है, और ये भी इन्फिनाइट तक दे रखे हैं, पर चार्जेस कुछ ऐसे रखे हुए हैं, मीन्स 1 -2 -3 -4 ऐसे वैल्यूज, +1 -1 में इस तरह से कूलम में चार्जेस रखे हुए हैं, ये चार्जेस रखे हुए हैं अपने पास। अब आपको पता है कुछ ऐड होते रहेंगे, माने कुछ इसको अट्रैक्ट करेंगे, कुछ रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, तो लिखते किस तरह से अपन इसके अंदर। तो नेट फोर्स अगर ओरिजिन पे फिर पूछा गया था अपन से नेट फोर्स के लिए, तो K1, और अब इनको लिखना चालू करूँ तो 1/1 का स्क्वायर, इनको रखता तो कहीं ना कहीं -2/2 का स्क्वायर, फिर ये माइनस का, तो ये प्लस का, ये माइनस का, तो इट्स मीन्स फिर मैं रखता 3/3 का स्क्वायर, माइनस का 4/4 का स्क्वायर, और इस तरह से डॉट 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 इन्फिनिट तक सीरीज जारी होती। इसको सॉल्व करता तो ये तो 1 चल ही रहा है, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, और इस तरह से डॉट डॉट में सीरीज जारी होती है। अब इस तरह की सीरीज आपने देखी है लॉग टेबल में, तो लॉग का फॉर्मूला बन गया ना ये तो, और log 1 + x का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है आप लोगों ने, 1 - x + x² 2 - x 3/3 प्लस, इस तरह से वैल्यूज पढ़ रखी है ना आप लोगों ने, रिमेंबर ना, कुछ वैल्यूज ऐसे ही पढ़ रखी है अपन लोगों ने इसके अंदर, है ना बेटा, सॉरी कुछ ऐसे पढ़ रखी है वैल्यू अपन ने, है ना, x 4/4 इस तरह से रिमेंबर कर रखी ना बेटा वैल्यूज को। तो ये log 1 + x का फॉर्मूला था हमारे पास, तो यहाँ पर x की जगह क्या गिवन है, 1 आ रहा है ना सब टॉप पर, तो हमारे लिए आंसर क्या बन गया, ये log 1 + 1 बन गया ना, मीन्स इसको मैं ln2 बोल सकता हूँ ना, तो यही हमारा आंसर था। यहाँ से यहाँ तक तो फॉर्मूला बता रहा हूँ ना आपको, जो आप लोगों ने देख रखा है, यहाँ से यहाँ तक तो फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, तो बस हमारा आंसर कितना हो चुका होता, तो हमारा जो एफ नेट का आंसर आता, के तो लिखा हुआ ही है, और ln2 आ जाता ना हमारे पास, यही हमारा आंसर था, बाहर और कुछ चीज़ तो है नहीं, यही हमारा आंसर था ना। ठीक, नोट डाउन करो बेटा इसको, है ना, फिर कंटिन्यू कर रहे हैं अपन आगे। ठीक बेटा, अब इलेक्ट्रिक फोर्स पे बहुत क्वेश्चंस कर लिए, लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसमें कहीं ना कहीं मैं एसएचएम को कंसीडर में ले रहा हूँ कि देखो कैसे क्वेश्चंस एसएचएम पर बने अपने पास, है ना, और कैसे यूज हुआ कूलम्बिक फोर्स का। तो अपन को बोला गया इफ अ रिंग चार्ज बाई क्यू ऑफ रेडियस a and placed a charge -q at a small place on axis of ring which doing SHM and find time period।
ठीक है, पहले तो ये भी अपन चेक करना है कि वो एसएचएम करेगा नहीं करेगा, स्मॉल प्लेस पे क्यों करेगा, दूर के डिस्टेंस पे क्यों नहीं करेगा। तो लेट कंसिडर कि अपन ने एक रिंग कंसिडर कर ली, रिंग कंसिडर कर रहा हूँ कि अपन ने एक रिंग कंसिडर करी और उससे कुछ डिस्टेंस पर जिसकी रेडियस ए थी और यूनिफॉर्मली चार्ज था, मीन्स प्लस 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 सब जगह प्लस चार्ज था इसके ऊपर। और अपन कहीं ना कहीं एक माइनस क्यू चार्ज रख रहे हैं, पी डिस्टेंस पर रख देता हूँ, ओ एक्स डिस्टेंस पर रख देता हूँ इसको। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए फोर्स और सारे पार्ट्स लगा रहे होंगे ना, तो अपन एक स्मॉल पार्ट ले लेते हैं इसका, कि एक स्मॉल पार्ट का जो चार्ज है वो डी क्यू है, वो इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड कर रहा है। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा ना, इसे फोर्स ऐसे लग रहा होगा, डिस्टेंस को आर कंसिडर कर लेता हूँ, ऐसे अट्रैक्ट कर रहा होगा ना इस माइनस क्यू को। तो इसके खुद के जो माइनस क्यू अपन ने ले रखा है चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, इसके दो कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। तो मैं एक एंगल थीटा कंसिडर कर लेता हूँ। तो एक कंपोनेंट इधर लगा होगा एफ साइन थीटा और एक कंपोनेंट लगा होगा एफ कॉस थीटा, है ना। समझाते हुए थोड़ा सिंपली समझा रहा हूँ ज़्यादा वर्ड्स में ना लिखकर। तो अब जो इस ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू अगर मैं सिमेट्री की बात करूँ, ड्यू टू सिमेट्री जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स आर कैंसल आउट, समझा भी रहा हूँ अभी, एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स आर एड अप, हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स आर एड अप। देखें जरा, क्योंकि अगर मैं ऐसा ही डी क्यू यहाँ पर ले लूँ तो वो भी इसको अट्रैक्ट करेगा, फिर उसके दो कंपोनेंट होंगे तो उसका एफ कॉस थीटा इधर जाएगा, एफ साइन थीटा इधर जाएगा, जो कैंसिल कर देगा, एफ कॉस थीटा एड अप हो जाएगा। और अगर मैं इस फोर्स को ही डी एफ को स्मॉल कर दूँ तो यहाँ पे डी एफ लिख देता हूँ, क्योंकि नेट फोर्स अपना जो इसको लेकर जाने वाला फोर्स, अगर मैं बात करूँ कि एफ कितना होगा टोटल, तो डी एफ कॉस थीटा होगा ना। डी एफ कॉस इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इस पूरे के हर एक पार्ट का डी एफ कॉस थीटा, अगर ऐसे छोटे छोटे डी क्यू से पूरा कंसिडर कर लूँ तो डी एफ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन में समेशन हो गया। अब डी एफ की वैल्यू रखता हूँ तो कहीं ना कहीं के स्मॉल डी क्यू है ना, छोटा डी क्यू कैपिटल क्यू अपॉन डिस्टेंस को किससे शो कर रहा हूँ, आर स्क्वायर से, ठीक। और इंटीग्रेशन तो चल रहा है, कॉस थीटा को भी हटा रहा हूँ कि कॉस थीटा भी मैंने ही कंसिडर करा था। तो कॉस थीटा की बात करूँ तो कहीं ना कहीं कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स ये हो जाएगा एक्स अपॉन आर। अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूँ तो कहीं ना कहीं के कैपिटल क्यू आर क्यूब ये सब हमारे को दिख रहे ना ऐसे, और डी क्यू इस तरह से लिख दूँ और एक्स ये रहा हमारे पास एक्स, ठीक। ये लिख दिया मैंने एफ की वैल्यू। अब डी क्यू की बात करूं तो टोटल डी क्यू, तो मैं इसको क्यू कंसिडर कर लेता हूं कि टोटल चार्ज जो गिवन था वो क्यू था, गिवन है क्यू चार्ज था। तो इट मीन्स इस डी क्यू, टोटल डी क्यू की जगह भी क्या रख सकता हूँ क्यू। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा हो गया के क्यू स्मॉल क्यू एक्स अपॉन, और इस आर स्क्वायर ये भी तो मेरा वेरिएबल था, तो इसको हटाता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ही तो आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, और क्यूब रूट आता तो यहाँ पर 3/2 आ जाता ना वैल्यू में, तो ये वैल्यू आ गई फोर्स की, ठीक। अब अगर इसको देखें क्वेश्चन को तो इस समय तो कहीं ना कहीं x नीचे भी है x ऊपर भी है, नेग्लिजिबल नहीं कर रहे। तो यहाँ से तो पता लग रहा है कि जो भी ये क्यू चार्ज है ये नॉट लीनियर है, नॉट इन लीनियर नहीं है, मीन्स नॉट शो एसएचएम शो नहीं करेगा, नॉट शो एसएचएम, बट ऑक्सिलेटरी तो होगा। ये अपन लोगों ने किस में पढ़ा है, जब कुछ पावर्स होती हैं तो वो ऑक्सिलेटरी तो होते हैं, पर लीनियरली नहीं एसएचएम करते तो उनको ऑक्सिलेटरी बोल देते हैं। बट इफ एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, मीन्स जो एक्स है वो अगर छोटा है रेडियस से, बहुत छोटी सी जगह पर रखा है, मैंने इसको इतने दूर बताया बिल्कुल इसके पास में रखा है, तो कहीं ना कहीं एसएचएम करेगा नहीं करेगा। तो देखें अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं एक्स को नेग्लिजिबल करूंगा तो यहां पर बचेगा क्या मेरे पास, के क्यू एक्स अपॉन, और यहां पर कितना बचेगा, सिर्फ A3। अब हमारे को क्लियरली दिख रहा है
जो हम एस एच एम का रूल जानते हैं, एस एच एम में अपन लोगों ने क्या पढ़ रखा है, एफ इज इक्वल टू के एक्स स्प्रिंग कांस्टेंट। दोनों में कंफ्यूज ना हो तो मैं के की वैल्यू की जगह भी यहाँ पर ये रख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिससे वो के और वो के कंफ्यूजन ना करें। तो इसमें यहाँ पर भी ये कर दूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ जिसको हम लोग जानते हैं, तो कहीं ना कहीं के की वैल्यू मेरे पास ये आ गई ना। और इससे अब क्योंकि यहाँ पर एफ प्रपोर्शन एक्स हो रहा है ना, यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि अब हमारे को दिख गया है एफ प्रपोर्शन एक्स है, सो इट इज लीनियर, एंड शो एस एच एम शो करेगा। तो अब एस एच एम शो करेगा, तो एस एच एम का जो हमने फंडामेंटल फॉर्मूला देख रखा है के एक्स पढ़ रखा है ना, तो यहाँ से मैं अगर के की वैल्यू निकालता हूँ तो वो कितनी आ जाएगी मेरे पास, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसको इक्वेशन कुछ भी कंसिडर कर दें, 1 कंसिडर कर देता हूँ, AQ, ये आया मेरे पास के की वैल्यू। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√m/k। बस डेट्स ऑल, यही हमारा आंसर था, 2/m। और ये पूरी टर्म्स अगर मैं नीचे रखता हूँ, इस के की जगह इस वैल्यू को पुटिंग करता हूँ, तो वैल्यू कैसी हो जाएगी, जो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AQ है वो ऊपर चला जाएगा m के साथ, और Q और स्मॉल q यहाँ रह जाएंगे। यही हमारा टाइम पीरियड का बाकी अरेंजमेंट है, थोड़ी सी जो आप समझ लेते क्या करा है मैंने। तो इस तरह से मैंने कहीं आपको SHM में भी यूज़ बताया बेटा, है ना, नोट डाउन करें इसको। ठीक बेटा, है ना। और यहीं पर एंड कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 5 का। अपन लेक्चर नंबर 6 के अंदर अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, उस पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे, है ना बेटा। गुड डे बेटा, गुड डे।